हाय गाइस, नॉलेज लैम्प बाय पूजा में आपका स्वागत है। यस, माय नेम इज़ पूजा एंड कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोरोना की बीमारी है यानी कि पैंडमिक है, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अपने आप को बचा के रखें और अपनी पढ़ाई यानी कि स्टडी को कंटिन्यू करें। आप सभी जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना जो है कि स्कूल अभी खुल नहीं रहे हैं, तो यस आपको और ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें टीचर समझाता है, हम क्लास में जाके पढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं। बट जब हम घर पे रह के पढ़ाई करते हैं तो हमको थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को कैच करने में। तो इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हुई हैं। आई होप आप सब लोग उसी तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो अपनी स्टडी से बिल्कुल भी पीछे मत हटिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि एक बार जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी तो आप हड़बड़ी में एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो सेल्फ़ स्टडी होती है, अब आपको यही सबसे ज़्यादा करनी है, सेल्फ़ स्टडी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, यस दिस इज़ माय थर्ड वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस्ड अबाउट मेथड ऑफ साइंस। हमारे पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि जो मैटर और एनर्जी होता है वो बायोलॉजी से कैसे रिलेट होता है। हमारा चारों तरफ का एटमॉस्फेयर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के बारे में हमने जाना। और हमने जाना कि व्हाट इज़ साइंस, एक्चुअल में साइंस क्या है और उसके ब्रांचेज क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जो है कि साइंस का मेथड होता है। साइंस पढ़ने के लिए, साइंस को समझने के लिए हम सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो यही होता है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को हम देखते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो देखिए, साइंस पढ़ने के लिए तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वो है आपका, जो कि क्वेश्चन मार्क वाले हैं, वो है आपका वाई, यानी कि ये क्यों हुआ। कोई भी चीज़ अगर हो रही है, वाई यानी कि ये क्यों हुआ, हाउ यानी कि कैसे हुआ, एंड व्हेन कब हुआ। तो ये जो थ्री टर्म्स हैं, वाई, व्हेन एंड हाउ, these three terms is very important in the study of science. कोई भी जो साइंटिस्ट होता है, अगर वो कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है तो ये तीन वर्ड्स के पीछे ही वो रहता है। इन 30 वर्ड को समझने के लिए ही हम साइंस को जानते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, साइंस को समझते हैं। तो ये चीज़ें आप बहुत अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए कि जब ये तीन क्वेश्चंस के आप आंसर्स ढूंढ लेंगे, साइंस आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेगी और साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए बन जाएगा। तो मेथड ऑफ साइंस में हमारे चारों तरफ जो एक्टिविटीज़ यानी कि जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, पदार्थों का, वस्तुओं का, और इन सबको कोरिलेट करके क्या क्या प्रक्रियाएं होती रहती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसके पीछे के हम नेचुरल फैक्ट्स का जो अध्ययन करते हैं उसी को मेथड ऑफ साइंस कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक तथ्यों को जानते हैं और समझते हैं। जब उसको जानते और समझते हैं तो उसे हम या फिर एक जो वैज्ञानिक होता है वो उसे वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करता है और उसके लिए उसे जो भी आवश्यक सामग्री या फिर जो भी कंडीशंस बनाने होते हैं, उन सामग्री को लेके वो एक कंडीशन बनाता है और उसकी जांच करता है। तो अपने प्रयोगों और प्रेक्षणों, यानी कि ये जो आपके वर्ड हैं, प्रयोगों और प्रेक्षणों को सुव्यवस्थित ढंग से अपने तथ्यों को रख करके, उनके पीछे के लॉजिक को समझा करके जो भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं या फिर जिस विधि से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वही आपका कहलाता है मेथड ऑफ साइंस। तो मेथड ऑफ साइंस कहलाता है। तो हम मेथड ऑफ साइंस के थ्रू कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे क्या मेथड होता है, तो आपके 5 पॉइंट्स आपकी बुक में दिए गए हैं और ये 5 पॉइंट्स एक्चुअल में होते भी हैं, जिसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ जिसको। तो आपका जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव्थ है पॉइंट्स, वो आप देखिए। जो आपका फर्स्ट है वो है अवलोकन या प्रेक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन। जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसको जब हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं, ये तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं।
देखिए बहुत सारी हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान कुछ की तरफ ही जाता है। तो ऐसे ही साइंस है। एक जो साइंटिस्ट होता है वो पहले ऑब्जर्व करता है, यानी कि देखता है, ध्यान से चीज़ों को समझता है कि हाँ ये चीज़ क्यों हो रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा ऑब्जर्वेशन का, यानी कि अवलोकन या प्रेक्षण का। हम चीज़ों को देखेंगे सबसे पहले, और बहुत बारीकी से चीज़ों को, बहुत डीपली चीज़ों को हम देखते हैं। फिर उसके पीछे की समस्या क्या है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि वो चीज़ क्यों हो रही है। अब जब ये क्यों वाला मार्क लगा तो यहीं से आपकी प्रॉब्लम, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है समस्या की परिभाषा, यहीं से ये आप उसको डिफाइन कर देते हैं कि वो चीज़ क्यों हो रही है। तो अनजान वस्तु या प्रक्रिया की उपयुक्त तर्क संगत विवेचना। तो तर्क संगत विवेचना, ये आप देख रहे हैं, दैट इज़ योर कीवर्ड, तर्क संगत विवेचना, यानी कि आप उसके पीछे के फैक्ट्स को, उसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, उसको एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। इससे संबंधित प्राकृतिक तथ्य की खोज निकालने हेतु वैज्ञानिक आवश्यक प्रयोगों की एक रूपरेखा बनाता है, यानी कि एक ढांचा बनाता है कि वो चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे ये लॉजिक है। तो अपने लॉजिक को बार बार एनालाइज करता है और एक्चुअल में क्या उसी लॉजिक की वजह से वो चीज़ हो रही है, इसको वो समझता है। तो ऐसी विवेचना में वैज्ञानिक अनजान वस्तु या प्रक्रिया के संबंध में ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि यह वस्तु या प्रक्रिया क्या है। आपने देखा क्या है, कैसे है और क्यों है, व्हाट, हाउ एंड वाई। अब आप उसमें व्हेन मैंने अपनी हिसाब से जोड़ा था, तो व्हेन, ठीक है। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है हाइपोथेसिस का, यानी कि परिकल्पना। अपनी विवेचना के आधार पर, यानी अपने समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने लॉजिक के आधार पर वैज्ञानिक अनजान वस्तु या प्रक्रिया के संबंध में अपनी एक अंतरिम यानी प्रारंभिक धारणा या परिकल्पना बनाता है। तो प्रारंभिक अपनी एक अंतरिम या प्रारंभिक, अब अंतरिम वर्ड्स का मतलब ये होता है कि स्टार्ट में, यानी कि प्रारंभिक अपनी एक धारणा बनाता है, अपना एक विचार बनाता है कि हाँ ये चीज़ होने का ये कारण हो सकता है। तो ये एक हाइपोथेसिस है, एक इमेजिनेशन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस को डेवलप करना, किसी विवेचना को एक आधार बनाकर उस अनजान सी वस्तु यानी प्रक्रिया में जो कोरिलेशन हम बनाते हैं, सबसे पहले वो बात आती है। और आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रयोग, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन। फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक जो साइंटिस्ट होता है, अगर वो कोई चीज़ ऑब्जर्व किया है तो उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको सर्टिफाई करने के लिए वो ऐसे कंडीशंस लैब में डेवलप करता है, ऐसे चीज़ों को कोरिलेट करके, एक दूसरे से रिलेशन बना के वो ऐसे माहौल बनाता है, यानी कि ऐसी कंडीशंस को बनाता है ताकि वो बता सके कि हाँ, और अपने प्रयोग की, अपनी जो एक जो इमेजिनेशन उसने की थी, एक जो हाइपोथेसिस उसने दी थी, उसको जो है कि वो समझता है और अपने एक्सपेरिमेंट में वो उसको बताने की कोशिश करता है, समझाता है। तो इसमें अब यहाँ मेन जो आपके लैब का काम होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। वो कंडीशंस डेवलप करेगा, उसको जो है कि अपने एक्सपेरिमेंट से उसकी जांच करेगा, अपनी उसने जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसको सर्टिफाई करेगा। तो उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है सिद्धांत या मत, यानी कि थियरी। हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बुक में पढ़ते हैं कि हाँ ये थियरी इसने दी या थियरी उसने दी, ये थी फलाडेमा का, ऐसे पढ़ते हैं। तो उसके बाद बात आती है आपके फिफ्थ पॉइंट की, यानी कि थियरी की। तो जब आवश्यक प्रयोगों द्वारा वो बार बार अपनी परिकल्पना की जांच करके खुद को सर्टिफाई कर लेता है कि यस ये चीज़ हो रही, तो इसके पीछे ये लॉजिक है, ये साइंटिफिक रीजन है, उसको बार बार उसमें फेर बदल करके उसको समझाने की कोशिश करता है अपने आप को कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, उसको सर्टिफाई करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वैज्ञानिक संबंधित तथ्य को अपने मत या सिद्धांत के रूप में अन्य वैज्ञानिकों के सम्मुख प्रेषित कर देता है। तो जब कोई वैज्ञानिक होता है, पहले वो खुद एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को सेटिस्फाइड करता है कि इसका जो ये क्रिया हो रही है उसके पीछे का जो लॉजिक है या साइंटिफिक रीजन है वो ये है। तब जाके वो क्या करता है, अदर्स जो साइंटिस्ट होते हैं उनके सामने वो सारी चीज़ें लाता है, वो माहौल क्रिएट करता है, वो बताता है कि ये चीज़
नेचर में ये चीज़ हो रही थी और इसका साइंटिफिक रीज़न ऐसे है होने का कारण। जैसे बारिश हो रही है तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, बादल कैसे बनते हैं, इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन के बाद बादल बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को सर्टिफाई करने के लिए एक माहौल बनाया जाता है। उसके बाद वो चीज़ हमें पता चलती है कि बादल बनने का ये रीज़न है, बारिश होने का ये रीज़न है। तो वो दूसरे वैज्ञानिकों के सामने अपने सिद्धांत यानी थियरी को रखता है। तो जब सारे साइंटिस्ट लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो अपने बातों का स्पष्टीकरण रख देता है, तब जाके ये एक व्यापक नियम यानी कि जनरल प्रिंसिपल यानी कि लॉ बन पाता है। तो आपने देखा कि जो साइंस को पढ़ने के लिए या फिर साइंस को जानने के लिए, साइंस को समझने के लिए एक जो साइंटिस्ट होता है वो किस तरीके से किसी चीज़ की खोज करता है, किस तरीके से उसके पीछे का लॉजिक समझाता है। पहले वो खुद प्रयोग करता है, फिर दूसरे वैज्ञानिकों के सामने प्रयोग करके बताता है, उसको सर्टिफाई करता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, ऐसे ही इतनी आसानी से चीज़ें नहीं हो जाती हैं। तो हमारे 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा लेंगे कि जो मेथड ऑफ साइंस है वो 5 पॉइंट्स पे बेस्ड होता है। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो है आपका ऑब्जर्वेशन का। सेकेंड पॉइंट है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। आपका थर्ड पॉइंट है हाइपोथेसिस का, फोर्थ पॉइंट है एक्सपेरिमेंटेशन का, एंड फिफ्थ पॉइंट है थियरी का। तो इन सब चीज़ों के बाद ही एक जो है कि प्रिंसिपल बन पाता है, एक लॉ बन पाता है। आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सारी साइंस में जो भी होता है, एक लॉ बनने के लिए इन 5 चीज़ों यानी कि 5 पॉइंट्स के से हो के गुजरना पड़ता है, तब जाके कोई लॉ बन पाता है। ठीक है। तो जो आपका सेकेंड हेडिंग है वो है बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी वर्ड किसने दिया और जो है कि इसके पीछे कौन कौन से साइंटिस्ट ने काम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने काम किया, अब हम ये जानेंगे। तो दो साइंटिस्ट हैं, आपको मैं बता रही हूँ। वो हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट हैं आपके लेमार्क, यानी कि ये एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट हैं, और दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके ट्रेविरानस, ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। इन दो साइंटिस्ट का नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि इन पे ही जो CPMT या PMT के क्वेश्चंस होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। और जो इंटर या फिर ग्रेजुएशन में 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया। जो दो साइंटिस्ट थे वो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको एक ऑप्शन उसमें से सही ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो ऐसे ही वो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दो साइंटिस्ट के नाम आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और ये किस सन में इन्होंने काम किया था, ये 1802 में काम किया, यानी 1802 में। तो जो जीव विज्ञान शब्द है यानी कि जीव विज्ञान वर्ड है, वो किसने दिया था, इन दो वैज्ञानिकों ने मिलके, लेमार्क ने एंड ट्रेविरानस ने। और हम बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड के बायोस से बना है, जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जीवन के बारे में पढ़ना। तो जो बायोलॉजी वर्ड है वो अपने आप में ही डिफाइन करता है कि हम क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में। आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास कितनी सारी किस्में पाई जाती हैं, जीव जातियों की स्पीसीज़ पाए जाते हैं। तो इन सबको पढ़ने के लिए, इन सबको समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो अब आपका लिविंग बीइंग क्या क्या है, वो एक है आपका जंतु और दूसरा है आपका पादप। तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट को हम चूज़ करते हैं, और बायोलॉजी में ही हम इन दो लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है आपका जूलॉजी और दूसरा होता है आपका बॉटनी। तो जो बॉटनी वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड के बोटानी शब्द से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है हर्ब्स, ग्रास यानी कि प्लांट, और लॉगस का मतलब आपको पता है। और दूसरा जो वर्ड है आपका जूलॉजी, तो जून सबसे बना है जूलॉजी, जिसका मतलब होता है जंतु यानी कि एनिमल। तो अब हम जानेंगे जीवन क्या है, यानी कि व्हाट इज लाइफ। देखिए, जीवन जो है, हम जीवन को देख या छू या
ये सब नहीं कर सकते। हम जीवन को केवल महसूस कर सकते हैं। जीवन को जानने के लिए, जीवन को समझने के लिए हमें उसे महसूस करना होता है। जैसे आप नॉर्मली ये बात जानते हैं कि जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उसको हम देख नहीं पाते हैं, बस हम उसको महसूस कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जीवन होता है। जीवन को हम महसूस कर सकते हैं, उसको देख या छू नहीं सकते हैं। जीवन एक्चुअली में क्या है? जीवन एक एनर्जी है, एक पार है, ठीक है, जिसकी कोई अपनी कोई डायरेक्टली या फिर कहें कि सीधा कोई डेफिनेशन नहीं होता है। और जैसे ही आपकी भावनाएं होती हैं, जैसे इसमें बताया गया है, प्यार, घृणा, मोह, लालच, सरलता, सुशीलता, अच्छाई, बुराई आदि की भांति यह एक अमूर्त यानी भाववाची अब्स्ट्रैक्शन होता है। यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि एक भाव है, इसीलिए हम जीवन को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हम इसको केवल महसूस कर सकते हैं। संगठित पदार्थ यानी कि सजीव पदार्थ, भूत द्रव्य की जैव दशा ही जीवन होता है। जीवन को जानने के लिए हमें उसे महसूस करना होता है, उसको हम छू या टच या कह सकते हैं कि केवल महसूस कर सकते हैं। ये आपका हुआ जीवन की परिभाषा, यानी कि जीवन की कोई परिभाषा नहीं होती है, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा जीवधारी निर्जीव वस्तुओं से कैसे भिन्न होते हैं, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स। हम जितने भी लिविंग्स बींग्स होते हैं उनमें जीवन होता है। जीवधारी तथा सभी निर्जीव वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। और हम जीवन को देख या छू नहीं सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। फिर भी हम सुगमतापूर्वक जीवधारियों की निर्जीव यानी निर्जीव वस्तुओं से पृथक पहचान कर लेते हैं, यानी कि हम आसानी से ये जान पाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। अब इसके पीछे के रीज़न को समझने के लिए हम ये आगे पढ़ाई करेंगे। जीवधारियों में पदार्थ का संगठन ऐसा होता है कि जिसमें कि जैव ऊर्जा बनती है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो लिविंग बीइंग होता है उसमें बायो एनर्जी होती है, और जो नॉन लिविंग बीइंग होता है उसमें बायो एनर्जी नहीं होती है। जितने भी जीवधारी यानी लिविंग बीइंग्स होते हैं उन सब में जैव क्रियाएं यानी कि वाइटल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो वाइटल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं यानी कि जैविक क्रियाएं, जिनसे हम इन्हें स्पष्ट पहचान कर पाते हैं, इनके बीच के डिफरेंस को समझ पाते हैं कि हाँ जीवधारी और जो जिसमें जीवन नहीं है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये सब संगठनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं होती हैं, जिसका हम पॉइंट टू पॉइंट अब स्टडी करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है आकृति एवं माप, यानी कि शेप एंड साइज। तो जो लिविंग बीइंग होता है यानी कि जो उसकी किस्म होती है, जो जाति होती है, जो स्पीसीज होता है, एक उसका जो शेप और साइज़ होता है वो डिफाइन होता है। जो उनके सेल्स होते हैं, जो उनकी संगठनात्मक क्रियाएं होती हैं, वो उनका जो है कि एक निश्चित शेप होता है, एक साइज होता है, स्पीसीज टू स्पीसीज, यानी कि हर एक स्पीसीज का अपना अलग अलग होता है। तो इसके विपरीत जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं यानी कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनका कोई डेफिनिट शेप और साइज़ नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में लेंगे तो जल की जो बूंद होती है वो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। हमारा जो महासागर है उसमें आप देखेंगे इतना सारा पानी होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है। या रेत के कण ले लीजिए, विशाल पर्वत ले लीजिए, इन सब का जैसे एक विशाल पर्वत होता है उसकी जो आप क्या उसको डेफिनेट शेप दे सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे कि आप एक एनिमल को शेप देने की, फिर चाहे वो डॉग हो या फिर कैट हो या फिर एक ह्यूमन बीइंग हो, जब उसको आप शेप देने की बात करेंगे तो आप अच्छे से शेप दे सकते हैं। बट क्या पर्वत को, और उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो कई शेप में होते हैं। उनका कोई वो जो है कि प्लेन भी हो सकते हैं और सीरीज़ में भी हो सकते हैं, एक छोटा भी पत्थर हो सकता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो लिविंग बीइंग होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, और जो नॉन लिविंग बीइंग होते हैं उनका कोई अपनी डेफिनेट शेप एंड साइज यानी कि आकृति और माप नहीं होती है। आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो है रासायनिक संगठन, यानी कि केमिकल कंपोजिशन, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो
लिविंग बीइंग होता है और नॉन लिविंग बीइंग होता है वो पदार्थ यानी कि मैटर से ही बने होते हैं। लेकिन जो रासायनिक संगठन होता है यानी केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये नॉन लिविंग बीइंग का और लिविंग बीइंग का बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, तो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें जो रासायनिक संगठन होता है उसमें बहुत ही डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि ये कई तरीके के होते हैं। लेकिन जब हम लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो ये बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं का बना एक जटिल रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो संगठन